Thank you so much for joining us. सर के बारे में कुछ इस तरीके से कि सर एक जाने माने इंडियन राइटर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, एम्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। सर ने 250 से ज्यादा स्पीकिंग ट्री पर ब्लॉग्स लिखे हैं, 25 से ज्यादा अराउंड बुक्स लिखी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, योगा, स्पिरिचुअलिटी, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल को लेकर, बच्चों की स्टोरीज, इन सब चीजों के अराउंड सर ने काफी सारा हम लोगों को अपनी बुक्स के थ्रू, इंस्पिरेशनल बुक्स के थ्रू काफी एनलाइटमेंट दिया है। एंड दिस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट बुक, और इसी से इंस्पायर्ड होकर हमने ये आईजी लाइव्स करे और आज हमारा 4th एंड लास्ट आईजी लाइव है सर के साथ। मैं सर की एक कम्युनिटी है यस स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी कि कोविड के दौरान सर ने ये कम्युनिटी स्टार्ट करी थी यस स्पिरिचुअलिटी, और आज वो एक इट्स वन ऑफ द थ्राइविंग कम्युनिटी जो वर्ल्ड से बेस्ट ऑफ द मेंटर्स, लाइफ कोचेस, योगा टीचर्स, आयुर्वेदा वैद्य, इन सबको होस्ट करते हैं जस्ट टू टेल कि स्पिरिचुअलिटी कैसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ में आप अपना सकते हैं। तो आज का टॉपिक पेरेंटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। तो ये स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। तो ये स्टोरी है आरव नाम के एक छोटे से लड़के के बारे में जो काफी शैतान है उसके पेरेंट्स के हिसाब से, इसीलिए पेरेंट्स उसको बिजी करके रखते हैं। उसको सुबह स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद फुटबॉल अकेडमी में जाना है, फुटबॉल अकेडमी से आने के बाद कोडिंग करनी है, कोडिंग करने के बाद होमवर्क करना है, होमवर्क के बाद डिनर करना है और फिर दिन खत्म। तो ये आरव का एक नॉर्मल रूटीन होता था। बट एक दिन उस सिटी में तूफान आ गया, वाईफाई चला गया, घर में लाइट नहीं है। अब आरव क्या करे, क्योंकि आरव तो काफी बिजी रहता है और उसके पेरेंट्स भी उसको बिजी इसी कारण से रखते हैं क्योंकि उनके हिसाब से खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आरव ने पूरे घर में एक हड़कंप सा मचा दिया कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, और जाकर बालकनी में गुस्सा होकर बैठ गया। गुस्से में वो बारिश देखता है, हवा चलती हुई महसूस करता है और अपनी बालकनी के फ्लोर पर चींटियों की लाइन देखता है। जब वो चींटियों की लाइन देखता है तो देखता है वो चींटियां जा कहाँ रही, तो देखता है वो एक रोटी का टुकड़ा है जिसको वो चींटियां फॉलो कर रही है। तो आरव वो रोटी का टुकड़ा खींचता है, चींटियां पीछे पीछे उसी रोटी के टुकड़े के। फिर आरव रोटी का टुकड़ा अपनी तरफ खींचता है, चींटियां फिर उसके पीछे पीछे। आरव क्या करता है, रोटी के चारों तरफ एक अच्छी सी ड्राइंग बना देता है और अपनी मम्मी को बुलाकर लेकर आता है कि माँ इधर आओ, ये देखो मैं हूँ आरव राजा, ये है मेरा किंगडम, और ये जो चींटियां प्रजा है मेरी जो मेरे किंगडम की तरफ जा रही है। उसकी मम्मी थोड़ी देर के लिए तो सरप्राइज हो गई कि मेरा शैतान बच्चा इतना क्रिएटिव भी हो सकता है। बट यही तो एक समझ है, ये ही चीज पेरेंट्स की जिंदगी का एक नॉर्मल रूटीन है कि वो कभी भी इस स्वीटली सरप्राइज्ड हो जाते हैं अपने बच्चों की इतनी ये इस तरह की क्रिएटिविटी देखकर। बट हमें उन्हें मौका देना होता है क्योंकि खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर नहीं होता है, अच्छी अच्छी इन्वेंशंस होती हैं, क्रिएटिविटीज होती हैं। तो आज इन सब छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है हमारी एडवाइजर, दोस्त एंड स्पिरिचुअल मेंटर डॉक्टर रमेश बिजलानी एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट बीइंग पंक्चुअल। सर पहले तो बताइए आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। बहुत अच्छे, मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना सिंपल तरीके से स्टोरी से बता दिया, और शायद कई लोगों को अपना बचपन याद आ रहा होगा कि जब सोशल मीडिया वगैरह इतनी सारी चीज़ें नहीं थी तो किस तरह से बच्चे खुद ही इन्वेंट कर लेते थे गेम्स अकेले बैठे बैठे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। सर ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मतलब मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा इस बुक से रिलेटेड कि जब चैप्टर शुरू होता है पेरेंटिंग, तो आपने एक सब टाइटल दिया है पेरेंटिंग को, पेरेंटिंग चिल्ड्रन हेल्प्स द पेरेंट्स ग्रो। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने यही सब टाइटल क्यों पिक करा और आपके हिसाब से हाउ दिस पेरेंटिंग कैन टीच समथिंग टू पेरेंट्स, हाउ इट इज अ टू वे प्रोसेस। एक्चुअली मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ कि ऐसा टाइटल सोच पाता, लेकिन आपने देखा होगा कि एक सिमिलर कोटेशन जो है वो शायद मैरिज वाले के शुरू शुरू में, कि द यूज ऑफ मैरिज इज नॉट सो मच एज पेरेंट्स प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन,
but actually it's the children making Producing parents or adults. making parents grow. हाँ, तो उसी में से हिंट लेके फिर पेरेंटिंग वाले का टाइटल दिया है कि चिल्ड्रन मेक द पेरेंट्स ग्रो. और इट बिकम्स वेरी कैची बिकॉज नॉर्मली जो सोच होती है बिल्कुल उसकी उल्टी होती है कि हम बच्चों को हेल्प करते हैं बड़े होने में. तो कोई उल्टी चीज बोली जाए जो नॉर्मल हो तो इट बिकम्स कैची. एंड एज नील्स बोर सेड ना कि द कॉन्वर्स ऑफ ए प्रोफाउंड ट्रूथ इज ऑल्सो ट्रू. तो वो यहाँ पे वही जज निकल रही है कि दोनों ही चीजें ठीक हैं. पर जो उल्टी चीज है उसको समझने के लिए ज्यादा नेचुरली जो है वो मन करता है कि ये कैसे हो सकता है कि बच्चे जो है बड़ों को पेरेंट्स को बड़ा कर रहे हैं. तो ग्रो के एक्चुअली दो मीनिंग इसमें मैंने रिफ्लेक्ट किया कि निकल सकते हैं. एक तो क्योंकि किताब स्पिरिचुअलिटी पे है तो उसमें दिखाया है कि कैसे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को ठीक तरह से प्यार करना सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिस देते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं. क्योंकि बच्चों को प्यार करना बहुत नेचुरल होता है कि आप पेरेंट्स जो बच्चों को प्यार करें, दैट्स इंस्टिंक्टिव. लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है कि हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन मिल रही है कि बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे देखभाल की, हमारे पैसे की, हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ की, हमारे टाइम की, वो सब पेरेंट्स के पास है, वो बहुत विलिंगली वो दे रहे हैं और बच्चा जो है उसको रिसीव कर रहा है. तो अगर बच्चा ही नहीं होगा तो कौन रिसीव करेगा? तो बच्चे जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू एक्सप्रेस लव इन सो मेनी वेज. तो वो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो लाइफ का पर्पस है टू ग्रो स्पिरिचुअली, इट बेसिकली मीन्स टू ग्रो इन अ सेंस ऑफ वननेस विद अदर्स. क्योंकि प्यार और वननेस जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं को प्यार करते हैं जिनको हम अपना समझते हैं. तो दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे जो है उसको एक बड़े आसान तरीके से उसको प्रैक्टिस करने की और उसमें ट्रेन होने का मौका मिल रहा है. क्योंकि बच्चों को प्यार करना बड़ा नेचुरली आ रहा है, उसके लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती. और वास्तव में जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि बच्चे हमें वो अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि हम उनको कुछ दें, अपना प्यार जो है उनके लिए एक्सप्रेस करें. तो होता क्या है कि वो करते करते 20-25 साल अगर आपने किया तो आदत हो जाती है और हम रियलाइज नहीं करते कि उससे हम कितने चेंज हुए, हम ट्रांसफॉर्म हो गए. जो इंसान जो था सिर्फ अपने बारे में सोचता था एज ए टीनेजर, अब शादी हो गई और बच्चे हो गए तो उसके बाद वो जो है वो कितना आसानी से दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों को देने के लिए तैयार रहता है. द पर्सन बिकम्स मोर लविंग, केयरिंग, जेनरस बाय नेचर. तो उसकी एक जो प्रकृति है वही चेंज हो जाती है. एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल ग्रोथ इज अबाउट. तो ये सब जो था वो बच्चों की वजह से ही हुआ. तो बच्चों ने कितना पेरेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया वो कई बार हम रियलाइज नहीं करते. दूसरा जो है, चिल्ड्रन कैन बी वेरी क्रूअल इन जजिंग द पेरेंट्स. तो पेरेंट्स जो है वो कोई गलत काम करते हैं तो बच्चे बड़े क्रिटिकल होते हैं, फटाफट पॉइंट आउट करते हैं. तो अगर बच्चा पॉइंट आउट करते हैं तो पेरेंट्स को सचमुच वो रियलाइज होता है कि हाँ, हम बच्चों को तो कहते हैं ये करो और हमने कुछ उसका उल्टा किया या कोई गलत काम किया. तो बच्चे कह रहे हैं तो हमें थोड़ा एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही सही, और कुछ नहीं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. सो बच्चे जो है वो बड़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. दूसरा क्या है कि बच्चे जो है वो हमें बहुत प्यार देते भी हैं, जितना लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा देते हैं, दे अर्न दैट लव. लेकिन साथ में कई बार परेशान भी बहुत करते हैं. इसे कहते हैं ना, द चाइल्ड इज टेरिबल एट 2. इतनी एनर्जी होती है बच्चे में, दौड़ता है, भागता है, सुनता ही नहीं है. पेरेंट्स को उसके पीछे भागना पड़ता है क्योंकि उसको जो है दौड़ना भागना तो आ गया, लेकिन इतनी समझ नहीं कि क्या चीज़ डेंजरस है, क्या नहीं करना चाहिए. वो ऊपर चढ़ के कहीं नीचे गिर ना जाए, किसी चीज़ से आग में हाथ ना डाल दे, इलेक्ट्रिक पॉइंट पे हाथ ना डाल दे. तो कितनी चीज़ें. सो एक तरफ तो जैसे कहते हैं 2 यू शुड मेक द हाउस चाइल्ड प्रूफ, कि खतरनाक जो चीज़ है उससे थोड़ा है, लेकिन फिर भी टोटली चाइल्ड प्रूफ तो नहीं कर सकते. तो पेरेंट्स को बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है. सो द चाइल्ड इज टेरिबल एट 2, देन चाइल्ड इज रिबेलियस एट 12. तो फिर अगेन लगता है कि जिस बच्चे को इतना प्यार दिया अब वो सडनली हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, उल्टा जवाब दे देता है. सो द चाइल्ड कैन बी वेरी रिबेलियस एट 12. देन by 20 the child is very eager to leave home, and sometimes when the child actually leaves home, पढ़ने के लिए बाहर गया, कहीं कुछ गया, फिर
जॉब जो थी वो कहीं और कहीं मिली जा रहते थे, तो कई बार व्हेन द चाइल्ड फाइनली लीव्स होम टू स्टडी और टू डू अ जॉब, तो वो एक गेस्ट की तरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो जो कंटिन्यूअस स्टे था वो ख़त्म हो जाता है, विच मीन्स दैट द चाइल्ड इज थ्रू ऑल दिस गिविंग द पेरेंट्स ऑल्सो अनदर लेसन टू डिटैच, क्योंकि अनलेस दे लेट द चाइल्ड गो वो सब नहीं हो पाएगा. सो चाहे आप किसी भी तरह से देखें, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ becoming a better person because the parent is compelled to set the right example, या getting detached कि प्यार तो करना है लेकिन इतना अटैच नहीं होना कि बच्चा जो है वो घर छोड़ के चला जाए तो आप जो है उसके बगैर रह ना सके, द एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वो ना हो. तो द चाइल्ड इज गिविंग सो मच ऑफ लेसन्स कि जो है वो काम आते हैं. तो इन अ वे यू कैन से इट इज सॉर्ट ऑफ रियली मेकिंग द चाइल्ड इज मेकिंग द पेरेंट्स ग्रो. थैंक यू सर, इतने सुंदर तरीके से सारे बच्चों के स्टेजेस एंड हाउ अ पेरेंट रोल एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व्स विद एवरी स्टेज. सो थैंक यू सो मच ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए. लेकिन मेरा अब ये जो क्वेश्चन है वो आज के सिनेरियो पर है. आजकल बहुत छोटी फैमिलीज होती है सर, तो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं रह रहे हैं, हेल्पर्स भी होते हैं, और इन सब का फोकस 110%, 100% भी नहीं, 110% फोकस वो एक या दो बच्चों पर होता है. उनकी लाइफ एक्टिव उनकी सॉरी डेली एक्टिविटीज, उनकी मील प्लानिंग, सब कुछ उनके अराउंड ही चलता रहता है. तो हाउ गुड और beneficial or harmful it is to have a kid with this kind of 100% attention. एक बच्चे पर 100% attention किस हद तक अच्छा है और किस हद के बाद वो खराब हो सकता है? जैसे कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या संस्कृत में अति सर्वत्र वर्जयेत, कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो वो अच्छी नहीं होती हद से ज़्यादा. तो ये 100% अटेंशन भी जो है वो भी वास्तव में एक्चुअली ठीक नहीं है. पेरेंट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है कि एक ही बच्चा है तो थोड़ा आराम रहता है, लेकिन इसीलिए एक से ज़्यादा बच्चे होना एक्चुअली इज गुड फॉर द चाइल्ड. द सेकंड चाइल्ड helps बैलेंस दैट. थर्ड चाइल्ड कम्स तो फर्दर बैलेंसिंग, और बच्चे जो एक दूसरे को देखते हैं rather than the parents taking care of the children. तो ज़्यादा बैलेंस्ड ग्रोथ जिसमें कि बच्चा जो है वो अपने सिबलिंग के लिए केयर करना भी सीखे और पूरा 100% अटेंशन एक्सपेक्ट ही ना करे, तो वो सब चीज़ें होती थोड़े ज़्यादा बच्चे होने से. बट देन अगर एक बच्चा हो तो सिंपलेस्ट प्रॉब्ली प्रिंसिपल टू फॉलो विल बी कि आप ऐसे बिहेव कीजिए एज इफ आपका वो एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं. सो एटलीस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ब्रिंग अप द चाइल्ड इन द सेम वे एज इफ यू एक्चुअली हैड मोर देन वन, क्योंकि उसी से बैलेंस्ड ग्रोथ होगी. बच्चे को टाइम चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इतना अटेंशन ना मिले कि बच्चा जो उसके ऊपर डिपेंडेंट ही हो जाए और अपने आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो ना कर सके. सर मैं एक छोटा सा एपिसोड यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगी. एपिसोड इन सेंस, इन जनरल हम बच्चों में ये चीज देखते हैं, बच्चों को हारना नहीं पसंद. कोई भी छोटा सा कोई गेम हो या जो भी हो, बच्चों को हारना नहीं पसंद. तो इसमें पेरेंट्स एज अ आउट ऑफ लव, क्योंकि पेरेंट्स का अनकंडीशनल लव है, तो वो आउट ऑफ लव वो जानबूझकर हार जाते हैं. या फिर अगर काफी सारे लोग खेल रहे हैं तो उसमें भी वो लोग सबको इशारा कर देंगे कि तुम्हें ही हारना है. तो हम बच्चों में ये धीरे धीरे कैसे ये एक्टिविटी या फिर ये कैसा नेचर हम इंस्टिल कर सकते हैं कि देखो हारना भी इज अ पार्ट ऑफ द गेम, फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि दोनों ही चीज़ें की प्लेस है. जब बच्चे के साथ हम खेल रहे होते हैं जानबूझ के हार जाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर हर बार हार जाएगा तो डिस्करेज हो जाएगा, वो गेम में इंटरेस्ट नहीं लेगा, सीख नहीं पाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लेकिन हर समय बच्चा जीतता रहेगा तो शायद वो भी ठीक नहीं है. बट एनी पेरेंट्स के साथ जब खेल रहा है तो अगर हर बार जीत भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसी के साथ क्लोजली रिलेटेड है कि बच्चे की हर ज़रूरत, हर इच्छा पूरी ना हो, क्योंकि जब बच्चा रियल वर्ल्ड में बाहर जाता है तो यहाँ तो एक ही बच्चा है पेरेंट्स के लिए, लेकिन बाहर ही बिकम्स वन आउट ऑफ ए मिलियन, लाखों में एक होता है. तो उन लाखों में वो एक डाइल्यूट हो जाती है उसकी पोजीशन.
तो वहाँ पे उसको कई जगह जो है जो चीज़ उसको चाहिए वो नहीं मिलेगी। जैसे कोई एग्जाम में compete कर रहा है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। ही मे और मे नॉट एबल टू सक्सीड इन दैट एग्जाम। या दूसरों के साथ खेल रहा है इन अ टीम, तो दे विल नॉट मेक हिम विन ऑल द टाइम। और अगर गेम्स के रूल फॉलो नहीं करेगा तो कहेंगे हमें तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है। सो ऑल दिस रिजेक्शन, डिफीट, बाहर जो जाके है वो उसको फेस करनी है, तो उसकी ट्रेनिंग भी घर पे ही मिलनी चाहिए। विच मीन्स दैट एक सिंपल चीज तो ये है कि let the child not get everything that the child wants. Sometimes the child might have to wait, sometimes the child may have to struggle, and sometimes the child may have to understand कि मुझे क्यों नहीं मिल रही है, कि क्योंकि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है तो इसलिए नहीं मिल रही, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए नहीं मिल रही, या ये जो है हमारी क्वालिटी जो है लाइफ की उसको चेंज नहीं करेगा इसलिए नहीं मिल रही। ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने पोजेशंस बढ़ाएंगे तो उससे परेशानियां क्या होती है वो बच्चे को समझाने की कोशिश करें। सो इन अदर वर्ड्स वी यूज वेज ऑफ नॉट फुलफिलिंग एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड, एटलीस्ट नॉट इमीडिएटली कि मुझसे निकला नहीं तो पहले ही चीज़ आ गई ना। जैसे आजकल हो रहा है, अगर एक ही बच्चा है, रिसोर्सेज हैं, तो हम सोचते हैं कि बाकी है सब कुछ किस लिए, बच्चे के लिए तो है, तो उसकी सब ज़रूरतें भी पूरी करो, जो उसने नहीं मांगा वो भी दे दो। So you want to take the pause and have some water? नहीं ठीक है, ओके। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंडीशनिंग पर है, जो पेरेंट्स की कंडीशनिंग होती है, जो मेरी जनरेशन में थी और एज लाइक मेरी जनरेशन से मतलब मेरे पेरेंट्स में भी थी, और आज के टाइम जो मेरी जनरेशन के पेरेंट्स है उनमें भी है। मुझे लगता है आपकी जनरेशन के पेरेंट्स में भी होगी, और आने वाली जनरेशन के भी, जो जनरेशन में आने वाली जनरेशन में भी जो पेरेंट्स बन रहे हैं उनमें भी एक्सपेक्टेड है। तो ये कंडीशनिंग होती है कॉम्पिटिटिव पेरेंट्स की, कि अब लाइक टू बी दी बेस्ट पेरेंट, उसके लिए हम बहुत कुछ कर बैठते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अनकंडीशनली एवरीथिंग टू माई किड। एक ये चीज, दूसरी चीज इन रिटर्न कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन रखना कि यू विल बी माई ट्रॉफी चाइल्ड, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली एक बच्चे पर प्रेशर रहना इस चीज का। तो जैसे कि होता है कि मैंने अपने बच्चे को ये चीज दी है, इन रिटर्न कहीं ना कहीं मैं उससे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। या फिर हम जो गोल्स दे देते हैं बच्चों को कि 10th बोर्ड में या 12th में आपको इस तरह के मार्क्स आएंगे, इस तरह के ग्रेड्स आएंगे, तो इन रिटर्न आपको ये चीज मिलेगी। तो कहते हैं ना एक बार्टर सिस्टम, अ कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन, गिविंग एंड टेकिंग। तो इस तरह की जो कंडीशनिंग है, हाउ गुड इट इज फॉर अ पेरेंटिंग and how good it is for child as well to be in that atmosphere. ये तो खैर सभी मानते हैं कि there's nothing like a perfect parent. One can be a good parent but not a perfect parent. लेकिन most important thing is not to be perfect according to a certain set of rules which also keep changing with times. क्योंकि क्या parent अच्छी होती है उसके बारे में understanding sometimes have changed 180 degrees. There was a time when the principle was spare the rod and spoil the child. Not other extreme, give the child total freedom to do whatever the child wants because the child knows best कि मेरे लिए क्या अच्छा है, बच्चे को पता है। So बच्चे को जो चाहता है करने दो, total freedom. तो 180 degrees change होते रहते हैं concepts. The truth as usual is somewhere between the two. In the that reminds me of an ancient sort of shloka which has some validity probably even today. लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत षोडशे च वर्षे प्राप्तम पुत्रम मित्रवदाचरेत। तो इसका मतलब है कि लालयेत पंचवर्षाणि 5 साल तक बच्चे को प्यार करो, 10 वर्षाणि ताडयेत 10 वर्ष उसके बाद मारो। That doesn't mean कि actually रोज पिटाई करो उसके। What it means is कि if necessary be a little harsh with the child also at times next 10 years. षोडशे च वर्षे प्राप्तम, जैसे 16वां साल प्राप्त हो, पुत्रम मित्र वदाचरेत, मेरे को पुत्र की तरह, सॉरी मित्र की तरह ट्रीट करो, बच्चे के साथ फ्रेंडली हो जाओ, उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। नाउ पुत्र लिखा है, पुत्री नहीं लिखा, probably it applies to both, but at least one thing probably doesn't apply to the putri, at least don't beat her,
hit a girl is something which is generally the girls are so sweet. I mean, they don't वैसे ही मान जाती हैं. So one should not do that. शायद इसलिए पुत्री नहीं लिखा. But I mean, and I mean it seriously. So, but all the same, a general guideline. And again, जो पहले 15 साल के बाद या 16 साल पे लिखा था, वो आजकल since things are developing much faster, maybe that applies after the age of 11 or 12. उसके बाद ही जो है harshness जो है वो it has no place in parenting. So these things can change, but a general principle that gives us a guideline कि different stages पे different attitude की ज़रूरत है बच्चे को. But no matter what the guidelines are, ancient or modern, they are not permanent, and there is room for flexibility, and cannot be a perfect parent no matter which guide following. Important thing is कि common sense use करना, and दूसरा what overrides all the other methods that we use is the sincerity of love and the intention. The child can also sense that कि वास्तव में ये ऐसे हैं दो पेरेंट्स जो मेरे हैं, लव इज टोटल, एंड चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दो जो हैं वो कभी मेरा नुकसान नहीं करेंगे और मेरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे. दैट ट्रस्ट विच कम्स फ्रॉम दैट जेन्युइन सिंसियर लव एंड अनकंडीशनल लव. तो बच्चे में वो विश्वास जो है वो डेवलप होने से ही बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है. So that at least is always possible. How that love is expressed, what type of parenting, that is secondary. But this basic thing कि वो प्यार जो है ऐसा हो कि बच्चे में पूरा विश्वास हो पेरेंट्स में, बच्चे में डेवलप हो जाए. And that happens maximum during the first 1 or 2 years. And of course the process has to continue. But the first 1 or 2 years are that way most crucial in developing this type of trust. So that is basic. बाकी जो है वो methods of parenting that can change. There's nothing like a perfect parenting that everybody accepts. और दूसरा क्या सवाल था इसी के साथ जुड़ा हुआ? You had asked something else also, ना? हाँ, expectation. कि we expect something from the child. कि हमने अगर इतनी अच्छी तरह से parenting करने की कोशिश की है, तो बच्चा जो है वो बाद में हमारी देखभाल करे तो दूर की expectation है. लेकिन अभी भी कम से कम the child should be an achiever. He should sort of get a trophy. Now, what type of achievement, what type of trophy, that again becomes important. वो जो है हमारी सोसाइटी में जो values most dominating values हैं इस वक्त, उस पर डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं. So that sometimes needs a change in the society as a whole. जैसे कहते हैं ना simple living and high thinking. तो if the society की जो basic value वही है simple living and high thinking, तो बच्चे में किस तरह की ट्रॉफी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा जो है जो child should grow up to be a person, simple person with minimum desires. He should be a good person. High thinking मतलब कि जो है उसकी थिंकिंग जो हो वो ऊंचे दर्जे की हो, which means कि दूसरों के लिए प्यार, दूसरों का ध्यान रखना, all those things जो है, जो भी चीज़ अच्छी होती है वो करने में उसको इंटरेस्ट हो, वो उसके अपनी जो विचारधारा ऐसी हो कि वो अच्छा काम ही करेगा. So that can be also a type of trophy. तो अगर वो एक्सपेक्टेशन है तो that will be the primary thing. That is perfectly legitimate. But कुछ हद तक आजकल सोसाइटी में क्या हो गया, at least in certain sections of the society, in fact the more affluent, educated and elite, sometimes it has just become the opposite. It is high living and simple thinking. कि जो लाइफस्टाइल बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, so that is the aim. So high living and उसका thinking बड़ी simplistic है कि life is made to be happy, happiness is our goal, and we'll be happy if we have plenty of things. To have plenty of things which this high life requires, we need lot of money. So basically money is the goal of life. So now that type of simple thinking, we need lot of money as much as possible, and no matter how earned, any which how, so that we can get all the good things of life and we can be happy and live that so-called high life. So high living and simple thinking, that's also possible, and that is becoming to some extent reality. Now that is, so that type of trophy becomes sort of undesirable for the child, because all the children will not succeed in doing that, in fulfilling our expectations.
क्योंकि बच्चे को जो है बाहर जाके पूरी दुनिया के साथ compete करना है, हर बच्चे की यही इच्छा है। तो then the child will find that many people are more intelligent than he is, many are more hardworking than he is, many are more lucky than he is. तो वो इसलिए हर बच्चे को नहीं मिल पाएगा, and the child will naturally be disappointed and frustrated, will go into a depression कि मैं I have not been able to come up to the expectations of my parents and I am a nobody in the society, क्योंकि बाकी सोसाइटी भी अब मुझे जो है ठीक दृष्टि से नहीं देख रही, क्योंकि मैं ये सब अचीव नहीं कर पाया। एंड द पेरेंट्स वाज आल्सो फील, बच्चे के लिए इतना कुछ किया, इतना प्यार दिया, और फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं की। समटाइम्स द एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो द पेरेंट्स ओन ड्रीम्स व्हिच दे वांट द चाइल्ड टू फुलफिल। अपनी कोई इच्छा थी वो नहीं फुलफिल कर पाया अपनी लाइफ में, तो बच्चा करे। नो, द चाइल्ड्स ड्यूटी इज नॉट टू फुलफिल द पेरेंट्स ड्रीम्स and expectations. The child's duty is to grow up into a good human being as a distinct individual in his own way, with his own strengths and weaknesses, to find out something which the child can do well, the child enjoys doing, the child is passionate about, in which the child can succeed, and something which is at the same time ethically sound. Now, these are the types of things which we should expect from the child, rather than expect that the child should become this or that and fulfill our dreams. Sir, आपके ना यहाँ पे एक स्टेज की बात करी है, rebellious 12, और आपने सिचुएशंस भी बताई है कहाँ पे बच्चा डिप्रेस भी हो जाता है, बच्चा दूर भी हो जाता है। अब एक बच्चे के लिए पेरेंट्स आर ऑलवेज एट होम, लाइक दे आर ऑलवेज अवेलेबल। जब मैं टीनेज की बात कर रही हूँ, और उस दौरान बच्चों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अपनी बॉडी को भी लेकर, अपनी मेंटल स्टेट को भी लेकर। यहाँ पे आज के टाइम पे जो आज का हमारा टॉपिक भी है, पेरेंटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, तो देयर इज एन इंफॉर्मेशन अबंडेंस। जस्ट at at one click we can have so much information, और आज के बच्चे भी सुपर स्मार्ट है when it comes डिजिटल वर्ल्ड। तो कैसे हम एज अ पेरेंट, हम कैसे अपने बच्चों को उस कंफर्ट जोन में रखें कि दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू पेरेंट फर्स्ट rather than AI for any such questions, which is like if they need any kind of emotional help or mental motivation, तो उनको सबसे पहले पेरेंट्स के पास आना चाहिए rather than reaching out to AI, because AI का wisdom, set of wisdom हमें नहीं पता है, but as a parent तो we'll always think something good for our kids. And that's a good question, क्योंकि AI जो है डेवलप हो रहा है और उसकी कई पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी है which will be profitable for the people who have sort of created AI or those who will be using AI in their platforms, तो they will try to encash that profit. तो अभी मैंने रिसेंटली देखा, I was thinking of that was कि बच्चे जो हैं बहुत जब छोटे होते हैं सॉफ्ट टॉयज से खेलते हैं। तो अगर कोई टेडी बेयर हो या कोई गुड़िया हो, तो उसको वो ऐसे ट्रीट करते हैं एज इफ इट्स अ रियल पर्सन कि दिस इज माय फ्रेंड। तो उसको डाइनिंग टेबल पे एक कुर्सी पे बिठा देंगे, उसको खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, उसको रात को सुलाने की कोशिश करेंगे। दे ट्राई टू ट्रीट दैट एज लाइक इट। नाउ दैट द चिल्ड्रन हैव ऑलवेज बीन डूइंग, बट सेम टाइम एट सम लेवल द चाइल्ड न्यू दैट दिस इज ओनली अ टॉय एंड द रियल लव केम फ्रॉम द पेरेंट। अब जो है AI से ऐसे टॉयज बनने वाले हैं कि if you try to sort of greet the toy with a good morning, the toy will reply back good morning. The child may even ask you, how are you doing? The child will, at least in some elementary sentences of reciprocation and love and care will be coming from even a teddy bear or a doll. That will happen. Now, when that happens, so the child will sometimes get confused and feel ki, and sometimes the parents also, the way they are treating sort of now smartphones like a babysitter, they'll feel कि तो और भी अच्छा babysitter है, बच्चा इसके साथ interact कर रहा है। So when the child grows up at that age as a 5-year-old with that type of toys, तो it will be natural that another 5 years later जब उसको कोई भी conflicts आएंगे mind में, तो सोचेगा वो भी इसी से ही पूछ लूँ। Now when the child starts approaching that AI for that type of things, तो उसमें जो है वो उसको सेफ्टी भी नजर आती है कि एक तो पेरेंट्स के पास अगर टाइम नहीं है तो इसके पास हमेशा टाइम है। दूसरा, पेरेंट्स के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पेरेंट्स जो है गुस्से होंगे, पनिश करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट पनिश थोड़ी करेगा। The instrument has no capacity to scold me or punish me. करेगा भी तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा।
It's as simple as that. The child may have that much sense it's only an instrument, not a real person. At the same time, it will fulfill the type of role which normally the child would otherwise seek from a parent. So, it's a real risk, and probably the best way again is to sort of develop that trust which was always important has become even more important, कि बच्चा जो है पेरेंट को इतना ट्रस्ट करे कि वो और किसी सोर्स को ट्रस्ट ना करे. सो नॉट ओनली जो एआई से गाइडेंस मिलेगी उसमें उतनी विजडम नहीं हो सकती, बट समटाइम्स इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, मे बी वेरी रेयर. जैसे अभी रिसेंटली एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली ना इंग्लैंड में, तो दे हैव टेकन द मैन्युफैक्चरर जिसने भी एआई डेवलप किया था टू कोर्ट फॉर दैट. बिकॉज हुआ क्या कि समथिंग लाइक दिस कि अगर बच्चा सपोज एआई के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करे कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ में मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इस चीज़ में मुझे नहीं मिला, इस चीज़ में मुझे रिजेक्शन फील हो रही है, इसने मुझे रिजेक्ट किया, ये किया, वो किया, वो सब उसके साथ शेयर करना करे तो कुछ कंसोलेशन मिलती रहेगी. फिर वो फल्टी कहे कि ये सब होने की वजह से मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ जीना चाहिए, मुझे जीने के लिए कोई मन नहीं, आई हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, मेरे जीने का कोई पर्पज ही नहीं रह गया. तो AI generating may support the child, because AI works with that type of simple logic. If this person is saying that I don't feel any purpose, yes, you are quite right. Probably now you don't have any purpose in life. एक बार उसने कह दिया तो फिर उसके क्या, how can I end my life? उसने फिर उसको जो वो उसकी डेटाबेस में है, what are the different methods of committing suicide. बच्चा पूछे कि which is the easiest and the most painless way of doing it, वो भी उसको बता दे. तो now the child is getting encouraged to commit suicide and how to do it. So all that can come through AI. Yes. So that is the risk that AI generated. So the child seeking support from AI is holding. So yes, it is a dangerous way. और एक ही कोशिश रहनी चाहिए पेरेंट्स की कि वो एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप, सिंसियर रिलेशनशिप बॉन्ड क्रिएट कर पाए जो ट्रस्ट पर हो. सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, और जो मैंने स्टोरी स्टार्ट भी करी थी इस इंस्टाग्राम लाइव पर, कि कैसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स टू हैव दैट फ्री टाइम जिसमें वो बोर हो. देखिए चीज ये दुनिया अब अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस दुनिया में. तो अब हम बच्चों को बोर होना कैसे सिखाएं, और ये इतना जरूरी क्यों है? वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिएटिविटी जो है एक्चुअली जब माइंड आइडल होता है, कोई स्पेशल कोई काम नहीं कर रहा, उसी टाइम ज्यादा क्रिएटिव होता है. सो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट. और कल्चर कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चा जो सोचता है जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, एक पीरियड का दूसरा पीरियड, तो बाकी का दिन जो है उसमें भी एक एक घंटे की जो स्लॉट है वो अलग अलग चीज़ों से फिल करनी है. एज तरह द होल डे इज मेड अप ऑफ दी स्लॉट्स विच समहाउ हैव गॉट टू बी फिल्ड. चाहे म्यूजिक क्लास हो, डांस क्लास हो, स्विमिंग क्लास हो, ताइक्वांडो क्लास हो, वट एवर इट इज, उसके साथ फिल करना है. अपार्ट फ्रॉम कि ये मील टाइम है उसके खाने से फिल करनी है, इससे फिल करनी है. एवरी स्लॉट हैज गॉट टू बी फिल्ड. कोई ऐसा टाइम हो जिसमें कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो जो है ही नहीं. तो नेचुरली देन द चाइल्ड ग्रोज अप विद दिस आइडिया कि हर टाइम को फिल ही करना है. और अगर बाय चांस कंपेल किया गया, फोर्सली, मतलब कि कोई ऐसा हो गया जैसे बताया कि इंटरनेट फेल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई या कुछ हो गया, तो बच्चे को समझ ही नहीं आता कि अब क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं. सो दैट इज व्हेन द चाइल्ड हैज टू बी लेफ्ट अलोन. मतलब कि वी हैव टू लीव द चाइल्ड अलोन इवन एज ए मैटर ऑफ रूटीन, इवन व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, इवन व्हेन इट इज नॉट कंपेल्ड बाय समथिंग. तो ये सोचना कि हर स्लॉट को फिल करना ही है, दैट इज नॉट रियली नेसेसरी. एंड I mean, at least I can remember from my own childhood, there used to be plenty of this time because स्कूल के सिवा और कोई ज़्यादा क्लासेस वगैरह होती नहीं थी. शायद इतना क्लासेस का प्रैक्टिस भी नहीं था और पैसा भी नहीं था कि इस तरह से कि बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स एंड दिस एक्स्ट्रा करिकुलर दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से पूरा दिन भरा जाए. और तो आई रिमेंबर कि I would sort of, and I grew up in my childhood as an only child. Still, I found that one could be quite creative, and some of the games I would play sometimes act as a teacher and also as a student. So I'll play a teacher and a student. The role of two people I'll be playing in my own mind.
sometimes that of a doctor and a patient in my own mind. वो दोनों चलते रहेंगे, तो दोनों इस तरह की गेम्स. Sometimes I would get hold of even a little sort of बाहर लॉन में एक वो barbed wire जो है उसको पकड़ लिया, and I'll be just handling it as if I'm using it like the those कार्स में गियर चेंज करने के लिए स्टिक होती है. एंड आई इमेजिन कि अब कार जो है धीरे चल रही है, अब तेज चल रही है, एक्सीलेटर दबा दिया, अब जो है वो इस तरह से किया तो उस गियर में चली गई. नाउ आई प्रेस द एक्सीलेटर मोर. तो आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ मन में वो चल रहा है, कसुटा मेक अ साउंड आल्सो एज इफ द कार इज नाउ रनिंग स्लोली, नाउ इट्स रनिंग फास्ट. उसके तेज आवाज से कैसी निकलती है, तेज गाड़ी से कैसी निकलती है, स्लो गाड़ी से. एंड पूरा घंटा बीत जाएगा गाड़ी चलाते चलाते विद दैट बार्ब्ड वायर बीइंग स्टिक शिफ्ट, वो जो होती है गियर शिफ्ट करने वाली स्टिक. तो all these things, inventive, this type of things come. And हाँ, एक और चीज जो मैं करता था, I remember, वो न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार डाल देते हैं एडवर्टाइजमेंट के. So I'll read that, उसकी इंग्लिश करेक्ट करूंगा. Then I'll on the back side of it अगर ब्लैंक होगी तो I used to have 3 P's, 4 P's इस तरह से कि उसकी प्रिंटिंग कैसी है, पेपर कैसा यूज किया है, लैंग्वेज कैसी है, और पर्पस क्या है इसका. Is the purpose to do something good to the people, or is it just sort of to business to making profit, or even misguiding people? तो कितने मार्क्स आए इसके, 30 में से या 40 में से, 50 में से, so much percentage. All the time doing that. So all these things that you do when you have time, when there's nothing apparently to do. The slot has not been filled. That is when you get time to do all this. And I'm sure it was a childish way of doing things, but must have learned something which has become handy throughout life. Absolutely, sir. And I can understand with your set of games that how and why you are so creative during Yes Spirituality meetings also, because of those games only. But sir, thank you so much. आज की conversation काफी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग थी. और आई एम श्योर आज की हमारी ऑडियंस भी जो बाद में भी ये आईजी लाइव देखें, दे विल आल्सो टेक अवे लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन. एंड आपकी जो भी कोई भी क्वेश्चंस हो डॉक्टर रमेश बिजलानी से, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 12 अक्टूबर को वी आर डूइंग स्पिरिचुअल बैठक विद डॉक्टर रमेश बिजलानी. इस पे लाइफ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, योगा को लेकर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज हमें लिखिए या फिर आप रजिस्टर करिए प्रोग्राम में और डॉक्टर सर से आप लाइव सर से ये क्वेश्चन पूछिए. ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं. ये 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सर के साथ इंटरैक्ट करके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे पाए. अगर आपको लगता है आप प्लीज ज्वाइन करिए. द लिंक इज देयर ऑन अवर वेबसाइट www.hellomyyoga.com and this event is in collaboration with Yes Spirituality. It will be wonderful to see the people who are really seeking answers and they want support. I think दूसरी चीज जो what is spiritual about being punctual, ये हमारा 4th IG लाइव और लास्ट IG लाइव इस साल का था. इस बुक से इंस्पायर्ड होकर तो हमने जो भी आज तक चारों आईजी लाइव्स में जो भी कन्वर्सेशन करी है बिजलानी सर के साथ, इट इज प्योरली इंस्पायर्ड बाय दिस बुक. दिस बुक इज अवेलेबल ऑन रूपा पब्लिकेशंस वेबसाइट ऑल्सो, Amazon वेबसाइट ऑल्सो. यू कैन परचेज फ्रॉम देम. सो थैंक यू सो मच रमेश सर. अब हम आपसे 12 अक्टूबर को मिलेंगे स्पिरिचुअल बैठक के दौरान. धन्यवाद सर. Thank you, Shivani, for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, sir.